तो चलिए इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट वीडियो को खत्म किया था, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा को सबसे पहले देख लेते हैं कि किन 3 नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बुलाया जाता है, फिर इसे परमानेंट हाउस भी बुलाया जाता है, और इसका जो थर्ड नाम है वो है अपर हाउस, ठीक है। तो तीनों इन्हें नाम क्यों दिए गए हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बुलाया जाता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास लोकसभा में कि लोकसभा में डायरेक्टली क्या होता है कि हमारे देश को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, ठीक है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे के लोग डायरेक्टली वोट देते हैं और वो लोग डायरेक्टली मेंबर ऑफ लोकसभा बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, राज्यसभा में जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। तो उतने जो नंबर ऑफ पीपल है वो वहाँ के जो एमएलए है वही इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यूपी को बोला गया कि आप 40 पीपल को राज्यसभा में भेज सकते हैं, ठीक है। तो यूपी के जो एमएलएज है, डिफरेंट एमएलएज रहेंगे, ठीक है। वो एमएलएज सपोज वहाँ पे 500 एमएलए है, तो वो लोग फिर वोटिंग करेंगे आपस में, और जो डिफरेंट सीट्स वहाँ पे 40 सीट्स है उसको आखिरकार इलेक्ट करके उन 40 मेंबर्स को राज्यसभा में भेजेंगे, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना एक फिक्स नंबर होता है डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, और फिर उतने लोग वो लोग राज्यसभा में भेजते हैं। तो एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। अब परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, तो परमानेंट हाउस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लोकसभा जो है वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे नहीं होगा हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसे परमानेंट हाउस बोला जाता है, वो क्योंकि वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। थर्ड इसका नाम है अपर हाउस। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ब्रिटिश के टाइम से ही एक कन्वेंशन चला आ रहा था कि जो एक लोअर हाउस होता था और एक अपर हाउस होता था, ठीक है। तो लोअर हाउस जो रहता था वो हाउस ऑफ पीपल जनरली रहता था, इसलिए लोकसभा जो है वो लोअर हाउस हो गया। उसी तरह राज्यसभा अपर हाउस कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इट इज़ अ परमानेंट हाउस, ठीक है, हेंस इट इज़ नेवर डिसॉल्व्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। और एक बार में वो सारे के सारे मेंबर राज्यसभा को छोड़ते नहीं हैं। क्या होता है, 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है वो हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। तो समझ रहे, टोटल 2-2 साल करके टोटल 6 साल का एक आदमी का स्पैन होता है, ठीक है। तो सपोज आज मान लीजिए कि 245 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें से 1/3 यानी करीब करीब 81 मेंबर सपोज आज रिटायर होंगे, ठीक है। तो 81 मेंबर जब लीव करेंगे राज्यसभा को, फिर भी वहाँ पे बाकी 160 मेंबर्स के करीब लोग हैं, ठीक है। पूरा तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ राज्यसभा, और फिर यहाँ पे नए 84 या 82 मेंबर्स जो भी हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 साल बाद नेक्स्ट 80 कुछ मेंबर्स रिटायर करेंगे, फिर वैसे ही अगले 2 साल बाद फिर नेक्स्ट 80 कुछ मेंबर रिटायर करेंगे। तो वैसे क्या होगा कि जो 1/3 पीपल जो रिटायर कर रहे हैं, इसके कारण कभी भी राज्यसभा पूरी तरह से एक तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए वो परमानेंट बॉडी है, ठीक है। तो ये होता है इसका एक तरह से कह सकते हैं इलेक्शन या फिर का प्रोसीजर, ठीक है, कि 1/3 हमेशा रिप्लेस होते हैं हर 2 साल पे। और इसलिए टर्म भी जो है लोकसभा के केस में 5 साल होता था, इस केस में 6 साल होता है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ राज्यसभा का। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का है 250, ठीक है। तो इस 250 में 238 जो होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इस केस में जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट द्वारा वो कैसे देखा जाता है, जैसे कि हमने देखा था लोकसभा में जो नॉमिनेशन था वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं वो नॉमिनेट करते हैं कुछ स्पेशल पर्सन को जो उन्होंने कुछ अचीव किया है देश के लिए, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर ऐसे ही कोई कला के क्षेत्र में जो खूब नाम कमाया हो, उन्हें मौका मिलता है राज्यसभा का मेंबर बनने का, ठीक है। 12 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सचिन तेंदुलकर का देना चाहूँगा, क्रिकेटर थे, वो राज्यसभा के मेंबर उन्हें चुना गया था, ठीक है। वैसे ही कई कई लोगों को चुना जाता है। तो ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आपको याद रखना है 250, जिसमें 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी में यहाँ बोल रहा हूँ, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा
कि सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी, सिर्फ यही 2 यूनियन टेरिटरी है जहाँ से राज्यसभा के कोई मेंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लेकिन बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसीलिए वहाँ से कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल 29 स्टेट्स प्लस ये जो 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 238 मेंबर्स रहते हैं, जो आपस में मैंने बताया MLAs द्वारा या फिर वहाँ के जो भी स्टेट बॉडी है उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको सेम एलिजिबिलिटी है जो कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है एज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करने चाहिए, लेकिन जो एज है वो लोकसभा के केस में मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज था, यहाँ पे मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज होता है। ठीक है, तो एकमात्र ये डिफरेंस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो राज्यसभा का बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, 6 साल में 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं, इसलिए 6 साल का टेन्योर रहता है एक राज्यसभा के मेंबर का। उसके अलावा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसका 250 है, जो कि लोकसभा के केस में 552 होता है। और एलिजिबिलिटी भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 30 ईयर्स ऑफ एज को छोड़ के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो डिफरेंस है उनको। तो चलिए सबसे पहले जो हमें याद आ रहा है उसी के लाइन से लिखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या अभी हमने पढ़ा, जस्ट एज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लोकसभा के केस में होता है ओनली 25 ईयर्स ऑफ एज, आप लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, लेकिन राज्यसभा के केस में होता है वो 30 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकसभा के केस में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं लोकसभा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द MLAs, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो स्टेट के MLAs होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, डायरेक्टली जनता वोट नहीं देती है। थर्ड देख लेते हैं, इट इज़ डिजॉल्व्ड एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो लोकसभा जो है हर 5 साल में डिजॉल्व होता है। ठीक है, और इसी कारण जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर भी हो जाता है 5 साल। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा पहले भी डिजॉल्व हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट, बाद में भी थोड़ा डिजॉल्व हो सकता है 5 साल से ज़्यादा। कैसे? इमरजेंसी के केस में हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, इमरजेंसी जब हम पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होता है तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है और अप टू अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हर बार 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, और जैसे इमरजेंसी खत्म होती है तो विदिन 6 मंथ्स इसे फिर से डिजॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 5 साल ही हो। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। चलिए, तो अब राज्यसभा का क्या हमने पढ़ा कि इसमें परमानेंट हाउस है, कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लोकसभा में कि सिंपल यहाँ से पता चल रहा है टर्म कितना है हमारा लोकसभा मेंबर का, 5 साल, जबकि राज्यसभा मेंबर का टर्म क्या है, 6 ईयर्स। अब ये सब तो पढ़े हुए पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको कुछ नहीं पढ़े हुए पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस में आते हैं, एकदम बिल्कुल बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, आपको एकदम याद रखना है। तो सबसे पहला है कि मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, मनी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में नहीं हो सकते। तो ये आपको याद रखना है, ये लोकसभा का एक्स्ट्रा पावर हो गया। ठीक है, तो अब मनी बिल्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। तो इस पे मैं बिल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो इसके जस्ट बाद में अपलोड करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें साथ में अपलोड करने का, ताकि जो बिल्स है आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो मनी बिल्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसा कि लोकसभा के पास पावर है कुछ एक्स्ट्रा, तो उसी तरह राज्यसभा के पास भी कुछ पावर है एक्स्ट्रा, तो उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मनी बिल के केस में देख लेते हैं। तो मनी बिल के केस में ये सिर्फ सजेशन दे सकते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो एक बार लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो वो राज्यसभा के पास जाता है फॉर सजेशन, और जिसे 14 डेज के अंदर उसे सजेशन देना रहता है। अगर वो नहीं कुछ सजेशन देता है तो ऑटोमेटिकली बिल रिटर्न हो जाता है। ठीक है, और पास हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा इसमें सिर्फ सजेशन दे सकता है, उसे बिल को रोक नहीं सकता है। ठीक है, मनी बिल को। तो ये तो हो गया इसका रेस्ट्रिक्शन। अब मैंने बताया जैसे राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है जैसे कि लोकसभा के पास है। तो उसमें सबसे पहला पावर क्या है स्पेशल, कि इट हैज स्पेशल पावर्स इन क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, तो वैसा कोई नया ऑल इंडिया सर्विसेज हमें बनाना है
क्रिएट करना है तो उसमें राज्यसभा के पास पावर होता है, वो लोकसभा नहीं कर सकता, वो राज्यसभा ही कर सकता है। ठीक है। सेकंड इसका है कि इन लेजिस्लेटिंग इन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नए नए टर्म दिख रहे होंगे, स्टेट लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया कि मैं बिल्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखिएगा कि ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या होता है। ठीक है, उसमें मैं आपको क्लियर पता चल जाए कि राज्यसभा के पास क्या एक्स्ट्रा पावर आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप बस ये कीवर्ड्स याद रखें। ठीक है, कि इन क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें राज्यसभा का स्पेशल पावर है। ठीक है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये सब जो होते हैं तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। तो ऐसा कोई नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट होना हो तो राज्यसभा के पास पावर होता है। नेक्स्ट होता है कि इन मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्यसभा लेजिस्लेट कर सकती है, लोकसभा लेजिस्लेट नहीं कर सकती। ठीक है, आपको यह भी याद रख लेना है कि मनी बिल के केस में लोकसभा कर सकती है इंट्रोड्यूस, और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ सजेशन दे सकती है। और राज्यसभा क्या कर सकती है कि स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, इसके अलावा न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों के पावर में जो डिफरेंस है वो हुआ। ठीक है, अगर आपको अभी कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप टेंशन ना लें, जब मैं बिल्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ही जस्ट, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों कंप्लीट होता है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जो पार्लियामेंट है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होता है, जहाँ पे डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करके इसमें लोग आते हैं। ठीक है, राज्यसभा में एमएलएज के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं। इसके अलावा हमने लोकसभा के मेंबर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओथ किसके सामने लेते हैं, कैसे डिसॉल्व होते हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं अपने पोस्ट से, ये पढ़ा। राज्यसभा के केस में भी हमने सेम चीज़ पढ़ा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस अब देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो बिल्स देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्पीकर और चेयरमैन क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, उनका पावर क्या होता है और उनका रोल क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो क्लियर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दें, ज़रूर लाइक करें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मोटिवेटेड रहें इसी तरह के और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।